हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। देखो, मैं आप लोगों को काफ़ी बार बोलता हूँ कि आज कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है या कुछ इस तरीके की बातें, बट मे बी आप में से काफ़ी लोगों को लगता हो कि नहीं सर आप नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ। तो इसीलिए मैं न्यूज़पेपर आज का मैंने उठा दिया है आपके सामने और इसको साथ देखेंगे और आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार सर सही कह रहे थे। देखो, पहली न्यूज़ ठीक है, पढ़ सकते हो देश दुनिया में क्या हो रहा है, जैसे कि मोदी बाइडेन वेलकम प्रोग्रेस इन डिफेंस टाइज। यहाँ पे देखो एक शब्द यूज़ हुआ है WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट। वैसे जो लोग इस हमारे सेशंस को डेली बेसिस पे फॉलो करते होंगे उनको पता होगा कि हमने 10 से 15-20 दिन पहले ही ये क्या है, ये डिस्प्यूट सेटलमेंट वाला सिस्टम ही समझा था। तो पहले तो थोड़ा सा न्यूज़ देख लो क्या है। तो मोदी और बाइडेन जी मिले हैं, मोदी जी एंड बाइडेन जी मिले हैं, G20 का भी भारत में समिट है, तो उस पर काफ़ी सारी चीज़ें पे बात हुई है। देखो, यूएस ऑफ कोर्स डिफेंस में भारत से आगे है, तो डिफेंस पे हम लोग काफ़ी फोकस करते हैं और हम उनसे कहते हैं कि भैया डिफेंस में हमारी हेल्प करो। प्लस WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट क्या है, देखो WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है ना, इस बॉडी में आई थिंक इसके पैनल में 6 या 7 बंदे होते हैं। तो यूएस जो है ना वो बंदे अपॉइंट नहीं होने दे रहा है, वहाँ पे वो पूरी सीटें ही खाली हैं। और ये आज से नहीं 3-4 साल से हो रहा है, ट्रंप जी के समय से हो रहा था ये। तो यूएस ऐसा क्यों नहीं होने दे रहा है, क्योंकि WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट का ये कहना है कि हमारा जो डिसीजन है ना वो एज ए प्रेसिडेंट सब कंट्रीज पर बाइंडिंग है। जैसे मान लो इंडिया चाइना की लड़ाई हुई, ठीक है, WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट में इंडिया चाइना के फैसले में कुछ फैसला दे दिया WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट ने, तो उस फैसले को एज ए प्रेसिडेंट की तरह रखा जाएगा और उस फैसले को फिर इंक्लूड किया जाएगा कल को किसी और कंट्री के साथ भी लड़ाई होगी तो यूएसए को ये दिक्कत है। देखो क्या होता है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो डेवलप्ड हो चुके हैं, तो उनको ना वो दिक्कत होती है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वही ज़्यादा डिस्प्यूट सेटलमेंट में जाके केस फाइल करते हैं। तो ये वाला था ये WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये डिस्कस किया हुआ है हमने पूरा डिटेल में। फिर यहाँ पे देखो ये पूरा इलेक्शन की न्यूज़ है और इधर एडवर्टीजमेंट हो गया, ज्ञानवापी मॉस्क वाला इशू है, रीजनल पेज है, वैसे भी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे बताया गया कि दिल्ली में भैया सैनिटेशन स्टाफ हैं जो काम कर रहे हैं ये वो। फिर देखें यहाँ पे कांग्रेस आप, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी क्योंकि इलेक्शन का माहौल भी है, बाई इलेक्शन थे तो उसमें अभी बीजेपी भी 3 सीट जीती है और जो इंडिया करके भी एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं अपोजिशन पार्टीज़, वो 1 सीट ज़्यादा जीत गई हैं। तो वो भी इलेक्शन आने भी वाले हैं ना, तो न्यूज़पेपर पूरा वही सब कवर करते हैं यार। देखो आप पूरा देख लो, मैं तो मतलब कुछ क्या ही बोलूँ। फिर यहाँ पे देखिए एन ओवरऑल द क्रिमिनल लॉ बिल्स एंड द बिग पिक्चर। आप अपनी CR के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, क्योंकि न्यू क्रिमिनल लॉज क्या है ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, 7 आवर्स वाली वीडियो में भी है और वैसे भी हमने हिंदू में किया हुआ है, तो कोई मतलब नहीं है। एशियान अभी परसों या नरसों ही देखा हुआ है, 1 नेशन 1 इलेक्शन देखा ही हुआ है हमने, है ना। एक बार 1 नेशन 1 इलेक्शन टॉपिक और डिटेल से कल या परसों के सेशन में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देन इट्स सैटरडे, ग्राउंड जीरो आता है, कहानियाँ आती हैं, ये कोई बात नहीं है इसमें, है ना। फिर कुकी जो सेटलमेंट जो मणिपुर में है वहाँ पे ये हुआ है, बहुत दुखद घटना है, बट इसमें आपका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भैया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बुलाना चाहिए था, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा हैं, ये अच्छा नहीं किया है बीजेपी ने। फॉरेन न्यूज़ देख लेते हैं। नैन्सी पेलोसी जो हैं 83 ईयर्स की हैं एंड शी विल रन फॉर री-इलेक्शन टू US कांग्रेस, जो कि बिल्कुल सही चीज़ मुझे तो नहीं लगती है। 4 साल और जोड़ लो तो ये 87 तक रहेंगी, ऑल्दो इस पर काफ़ी अपोजिशन होगा वहाँ पर, इतने जल्दी कोई नहीं मानेगा। इसके बाद देखिए ये सब ऐसी न्यूज़ है ना, मतलब पता हो तो ठीक है, वरना एग्जाम का नहीं है। जैसे अभी यूक्रेन स्लेम्स फेक इलेक्शन, जैसे रशिया ने जिन टेरिटरी को कैप्चर किया हुआ यूक्रेन के, वहाँ पे इलेक्शन करवा रहे हैं कि भाई कितने लोग रशिया में मिलना चाहते हैं, रेफरेंडम इज़ द राइट टर्म, ठीक है। देन फिलीपींस कंडेम्स इलीगल एक्शन बाय चाइनीज बोट्स इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना जो है अपनी इन्फ्लुएंस बनाए रहता है, तो वही चीज़ है। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने धमकाया है कि न्यू सबमरीन हैज़ न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज क्लेम नॉर्थ कोरिया, तो यही है यार, और इसमें ना कुछ है नहीं आज के सेशन में, ठीक है। बट आज मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट स्टफ जो है वो लाने वाला हूँ, वो ये है कि देखो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि NATO है, ठीक है, SCO है, ठीक है, एशियान है, ब्रिक्स है, G20 है, तो ये सब ना एक ही जगह पे आज आपको मिल जाएगा। वैसे हमने कवर सब किया हुआ है, बट जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने नहीं देखा है, वो आज सारी इंटरनेशनल बॉडीज को एक साथ यहाँ पे कवर की बात है। कब की बात है? लेट 1990s की। उस समय विश्व की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज होती थी ना, वो ये सोचती थी कि भाई हम ही लोग आपस में मिलकर चीजें बैलेंस आउट कर लें, जिससे कि कोई और टेंशन ना हो, कोई और दिक्कत ना हो। मतलब उस समय जो सुप्रीम इकोनॉमिक कंट्रीज होती थी, डेवलप्ड कंट्रीज होती थी, वो डेवलपिंग नेशंस को ऐसे साइड में रखती थी। लेकिन हुआ क्या,
मैक्सिकन एंड एशियन एंड रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए ना, तो इन कंट्रीज को समझ में आया, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, कि भैया खुद आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा, इन दी एंड हमारे जो यूजर्स होंगे, हमारे जो क्लाइंट्स होंगे वो डेवलपिंग कंट्रीज के होंगे, तो अगर उनका फाइनेंस अच्छा नहीं होगा तो अपना भी काम खराब हो जाएगा। तो वहां से फिर एक कॉन्सेप्ट आया कि चलो इन कंट्रीज का भी एक ग्रुप होना चाहिए जिसमें हम भी मेंबर हों, और उसके बाद G20 की स्थापना होती है। जब G20 नया नया बना था तो इसमें सारे मुद्दों पर डिस्कशन नहीं होता था, मोस्टली इकोनॉमिकल चीजों पे होता था कि इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करनी है, क्या होना है क्या नहीं होना है। बट विथ टाइम G20 ने अब हर मुद्दे पे बातचीत करना शुरू कर दिया है और इसका डायमेंशन बहुत बढ़ चुका है। ग्रुप ऑफ G20 कंपनीज कौन सी हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस अलॉन्ग विद द EU। अब आपको समझ में आया कि यूक्रेन को क्यों नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि क्या वो इसका मेंबर है? हमने तो नहीं देखा। इसके अलावा स्पेन इज परमानेंट इनवाइटी। इसके अलावा और भी एजेंसीज हैं जैसे कि IMF, UN, एशियान, अफ्रीकन यूनियन, दे आर ऑल्सो वर्क एज ए परमानेंट इनवाइटी। G20 की जो मेंबर्स हैं वो 80% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन कंसिस्ट करती है, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड कंसिस्ट करती है, 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन कंसिस्ट करती है। 99 में ये फाउंड हुई थी, 1999 में G20 का फॉर्मेशन हुआ था। पहले जो है मोस्टली फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं वो फाइनेंशियल इश्यूज पे डिस्कशन करते थे, बट विथ टाइम ये चीजें इवॉल्व हुई और अब हर मुद्दों पे G20 के अंदर डिस्कशन होता है। ठीक है, उसके बाद तो 2011 से फिर जो हेड होते थे स्टेट्स के वो भी मिलने लगे और वहां से फिर जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होने लगी। प्रेसिडेंसी कैसे वर्क करती है? एक ट्रॉयका बनता है। ट्रॉयका मतलब जैसे कि 2021, 2022, 2023 के ग्रुप का मिला के एक ट्रॉयका बना हुआ है, जिसमें अभी कौन है? ब्राजील, इंडोनेशिया एंड इंडिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ सॉरी, ब्राजील नहीं है यार, इटली है। ठीक है, इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया। तो ये ट्रॉयका मिलकर डिसाइड करता है कि किन मुद्दों पर डिस्कशन होगा, क्या पॉइंट्स रखे जाएंगे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा G20 में जैसे भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? भारत को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उनका नाम, उनको शेरपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेरपास। तो जैसे ही जो वो इंडियन शेरपा हुआ, अगर कोई मतलब किसी और कंट्री का कोई बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो वहां का शेरपास हुआ। तो ये जो शेरपास नहीं क्या करते हैं, हमारे देश के पॉइंट्स वहां पे रखते हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट चाहती है उस तरीके की बातें वहां पे करते हैं। तो ये है पूरा G20 का कॉन्सेप्ट एंड आई होप आपको ये क्लियर हो। G20 का वर्क जो है वो दो भागों में डिवाइड होता है, पहला है फाइनेंस ट्रैक और दूसरा है शेरपा ट्रैक। ठीक है, आज जो है ना थोड़ा सा बैकलॉग देख रहे हैं। एक आर्टिकल क्या है कि फिनलैंड ने जो है ना नेटो को ज्वाइन कर लिया है। तो ये पूरा डायनामिक समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में फिनलैंड ने क्यों ज्वाइन किया है, क्यों नेटो ने फिनलैंड को ज्वाइन कराया है, कौन है नेटो, कहां से आया है, सब कुछ। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले ना इस मैप को देखना और सारे ध्यान अपने इस मैप की तरफ रखना। ये क्या है? ये है रशिया, पुतिन साहब हैं। कौन है? पुतिन साहब यहां हैं। पहले थोड़ा सा यूक्रेन का मामला समझो। वेयर इज यूक्रेन? यहां है। ठीक है, ये देखो, यूक्रेन जब रशिया को ज्वाइन कर रहा था, सॉरी यूक्रेन जब नेटो को ज्वाइन कर रहा था तो रशिया को दिक्कत थी। क्यों थी? मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। ये अपना इंडिया है और बगल में क्या है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान कल को, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, पाकिस्तान कल को नेटो को ज्वाइन कर ले। नेटो क्या है? नेटो का जो अगर आप नेटो की वेबसाइट खोलोगे तो इट्स एन पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री अलायंस। सिर्फ पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, इट्स पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री अलायंस। नेटो का एक प्रिंसिपल है इनके लॉज के अंदर कि अगर कोई कंट्री नेटो का मेंबर है तो नेटो की सेना उस कंट्री में जाके अपने एस्टेब्लिशमेंट बना सकती है। अब जस्ट इन केस पाकिस्तान जो है ना वो नेटो का पार्ट बन जाए और ये बॉर्डर है, यहां पे नेटो जो है वो अपना एस्टेब्लिशमेंट बना ले। ठीक है, यहां पे इस पॉइंट पे कौन बना ले? नेटो बना ले। अब नेटो क्या कहता है? नेटो ये कहता है कि अगर कोई कंट्री हमारे मेंबर्स में से किसी की भी एनिमी है तो मतलब हम सबकी एनिमी है। कल को भगवान न करे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाए, नेटो बगल में ही है, वो भारत को दबाने में काम आए, या फिर नेटो की एस्टेब्लिशमेंट यहां पे भारत के ऊपर स्पाई करे। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि नेटो उसके बगल में अपना एस्टेब्लिशमेंट बनाए। अब क्या हुआ? रशिया को यूक्रेन से यही दिक्कत था, क्योंकि यूक्रेन किसका पार्ट बन रहा था? नेटो का। बन नहीं पाया था, बन रहा था।
अब जब बनने की कोशिश कर रहा था तो होता क्या कि यहां पे भैया फिर नेटो के सेना वेना रहती, रशिया का तो वैसे भी यूएस से नहीं बनता है, नेटो को चला कौन रहा है सबसे ज्यादा, किसका ब्रेन सारा मतलब दिमाग है, सारी चीजें कौन देख रहा है, यूएस कर रहा है, यूएस रशिया की वैसे भी नहीं बनती है, तो रशिया को ये इशू था। अब रशिया को ये सेम इशू ना फिनलैंड के साथ भी है। फिनलैंड के साथ क्यों है, ये देखो आपका क्या है फिनलैंड, और आप ये देखो ये पूरा बॉर्डर ये किसके साथ शेयर कर रहा है, रशिया के साथ। यहां पे अब नेटो का एस्टेब्लिशमेंट बनेगा, है ना। रशिया भी फिनलैंड को भी बहुत गुस्से में है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, अब रशिया को भी ये चीज समझ में आ चुकी है कि यूक्रेन के ऊपर हमने अटैक किया है, कितना हमारा एनर्जी पैसा सब कुछ खर्च हो रहा है, तो फिलहाल तो रशिया शांत है। और दूसरी चीज की अगर ये पार्ट बन चुका है तब नेटो अब अगर पंगा लेगा तो नेटो ऑफिशियली इसमें आ जाएगा, जो कि यूक्रेन के टाइम पे नेटो का मेंबर यूक्रेन नहीं बन पाया था, इस वजह से ऑफिशियली नेटो सामने नहीं आ रहा है। ऑल्दो बैक हैंड पे आप देखो तो नेटो को भाई पूरी सप्लाई कर रहे हैं हथियार नेटो के मेंबर्स यूक्रेन को। तो अभी क्या हुआ, फिनलैंड जो है ना वो आपका नेटो का पार्ट बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पहले हम समझते हैं, फिनलैंड की एंट्री नेटो में ना मना करने वाली दो कंट्रीज थी, एक थी आपकी टर्की और एक थी आपकी हंगरी। ठीक है, आपको पता होगा कि फिनलैंड के साथ ना स्वीडन ने भी डिमांड करी थी कि हमें नेटो का पार्ट बनना है, लेकिन स्वीडन ने गलती क्या करी, वहां पे इस्लामोफोबिया वाला एक आर्टिकल मैंने बताया था, इस्लामोफोबिया इन स्वीडन, हमने देखा था कि क्या मामला था। इस वजह से टर्की ने साफ साफ कह दिया कि भाई हम शामिल नहीं होने देंगे। तो ये वाली चीज है, टेक्निकल लेवल पे पार्ट बन चुका है, लेकिन अभी भी एक दो आपके जो काम है ना वो बाकी हैं प्रॉपरली। अगर ये मतलब प्रॉपर ये हो जाएगा तो फिनलैंड विल बी द 31st कंट्री जो नेटो का मेंबर है। ऑल्दो हो चुकी है लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है। तो फिनलैंड जो है ना वो 1340 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती है रशिया के साथ, और एक आपने नाम सुना होगा जिसका नाम था फिनलैंडाइजेशन। ठीक है, फिनलैंडाइजेशन गलत बोल रहा हूं मैं, फिनलैंडाइजेशन। ठीक है, ये फिनलैंडाइजेशन क्या है, ये एक काइंड ऑफ ट्रिटी है बिटवीन सोवियत यूनियन और आपकी जो फिनलैंड है या और भी कंट्रीज हैं जो वेस्ट हैं। इसमें क्या था, इसमें ये था कि ये जो कंट्रीज हैं, फिनलैंड हो गया है, फिर जो भी सोवियत यूनियन के उस समय बॉर्डर के बगल की कंट्रीज हैं, वो लोग जो है ना वो कभी भी नेटो का पार्ट नहीं बनेंगे। मैं एक बार फिर से इसको पढ़ देता हूं। फिनलैंड विच शेयर्स अ 1340 किलोमीटर बॉर्डर विद रशिया हैज एंडेड मोर देन 70 years of military non-alignment. In fact, in Cold War years, a policy of neutrality between Soviet Union and the West was known as Finlandization. Finlandization. Basically क्या है, इसका मतलब ये था कि ये कंट्रीज जो बॉर्डर पे हैं ये न्यूट्रल रहेंगे, ये कंट्रीज जो बॉर्डर पे हैं ये न्यूट्रल रहेंगे, ये कभी किसी के पक्ष में जाके नहीं बैठेंगे। बट अगर ये नेटो के पार्ट बन रहे हैं तो अब ये न्यूट्रल कहां बचे, ये तो यूएस के क्लोज हो गए ना। तो ये जो पूरा सेटअप था ये कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद। ठीक है, चलिए नेटो क्या है, नेटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंस है जिसमें अब 31 मेंबर्स हो चुके हैं। अर्लियर इट वाज 30। कौन था 30th बताओ? फॉर्म्ड कब हुई थी? 1949 में अगेंस्ट यूएसएसआर। देखो क्या था, एक जमाने में सोवियत यूनियन था, तो सोवियत यूनियन में क्या था कि भाई बहुत सारी कंट्रीज थी, तो सबको ये डर लगता था कि कहीं सोवियत यूनियन जो है ये जब किसी कंट्री पर अटैक कर देगा तो भाई बाकी कंट्रीज तो दब जाएंगी, जिसके चलते हुए यूएस ने ये प्लान लाया कि चलो एक नेटो बनाते हैं इनके अगेंस्ट में। फिर क्या हुआ, 90s में आके सोवियत यूनियन तो डिसइंटीग्रेट हो गया, लेकिन नेटो जो है वो चलती रही है। ठीक है, नेटो का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। स्टार्टिंग में 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। फिर धीरे धीरे इसमें बंदे जुड़ते गए। ठीक है, 31st मेंबर इसका जो है वो बन गया है कौन? फिनलैंड। ठीक है, और भी कुछ है इसमें। हाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है नेटो का? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। एलाइड कमांड ऑपरेशन का हेडक्वार्टर है मोन्स बेल्जियम के अंदर। आर्टिकल 5 का नाम आपने रशिया यूक्रेन के दौरान बहुत सुना था। आर्टिकल 5 ही पूरा खेल है नेटो का। आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी एक मेंबर के ऊपर किसी ने अटैक किया तो इसका मतलब वो नेटो के हर मेंबर का दुश्मन है। एक ही बार आर्टिकल 5 आज तक इन्वोक हुआ है, कब? जब आपका यूएस पे 9/11 वाला टेररिस्ट अटैक हुआ था, सभी ने मिलकर अफगानिस्तान को अपना शत्रु मान लिया था। However, NATO protection does not extend to the member civil wars
और इंटरनल कूप्स। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपके देश में जनता आपके अगेंस्ट में है या आपके इंटरनल कूप्स हो रहे हैं उसमें भी नेटो आ जाएगा, नहीं। जब बाहर की कंट्री आप पे अटैक करेगी तभी नेटो जो है वो फंक्शन में आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? ये कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते। इसके बाद देखो अभी क्या हुआ, एससीओ की वर्चुअल मीट हुई है ना, जिसको होस्ट किया गया किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। ठीक, तो एससीओ की वर्चुअल मीट को होस्ट किया गया किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। अब थोड़ा सा पहले ना एससीओ के बारे में समझते हैं। वैसे मैंने ये सब आपको बताया हुआ है, बट लेट्स काइंड ऑफ रिवाइज इट। ठीक है, आपको पता है कि पहले एससीओ कुछ होता नहीं था। आज ना एक पूरा एडिटोरियल भी आया हुआ है, टेक्स्ट वाले पेज पे भी है, तो इसीलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। शंघाई 5 करके संस्थान होती थी, ऑर्गेनाइजेशन होती थी, जिसमें 5 मेंबर्स होते थे। वो कौन कौन से? रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे देखो ये नाम भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो शंघाई 5 ये होते थे। जब इसमें उज्बेकिस्तान को 2001 में जोड़ा गया तब इन्होंने इसका नाम कर दिया एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप नाम से ही समझ सकते हो कि चाइना जो है कहीं ना कहीं इस पूरे की ऑर्गेनाइजेशन को करता धरता है। अगर आज की डेट में आप एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज देखेंगे तो इट्स रशिया एंड चाइना, चाइनीज, नॉट चाइना, रशियन एंड चाइनीज। अब एससीओ जब 2001 में आया, जिसका नाम एससीओ हुआ, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये बीजिंग में। बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसे गलती कर देते हैं कि नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो वो शंघाई पे ही ऑप्शन पे टिक लगा के आ जाते हैं। हेडक्वार्टर अगर जस्टिन केस कहीं पूछ ले तो शंघाई ऑप्शन जरूर देंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये थी। इसके बाद देखो क्या हुआ, 2017 के अंदर रशिया, जो कि उस समय देखो रशिया यूक्रेन और कुछ था नहीं और हम काफी क्लोज थे, और रशिया और चाइना की भी इतनी नहीं बनती थी 2017 के समय। तो 2017 में रशिया ने कहा कि भैया इंडिया को एससीओ में लेके आओ। ठीक है, तो जब 2017 में रशिया ने कहा कि इंडिया को एससीओ में लेके आओ, तब चाइना ने पाकिस्तान को लाने की कही और चाइना ने पाकिस्तान को मिला लिया। तो इस तरीके से 2017 के अंदर इसके अंदर आप देखते हो कि भाई ये शंघाई 5 से जो 6 हुए थे, अब ये 8 हो चुके हैं। कौन से? इंडिया एंड पाकिस्तान भी इसमें ऐड हो गए। तो अब आज की डेट में इसमें संख्या कितनी हो गई थी? 8। लेकिन चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ? रिसेंटली ईरान को भी इसका मेंबर बना दिया गया है, और जो ये वर्चुअल मीट हुई है मोदी जी वाली अभी, इसमें ईरान भी ऐसे मेंबर स्टेट की तरह था। तो लेटेस्ट कंट्री जो इसमें जुड़ी है, इंडिया, पाकिस्तान प्लस ईरान। ठीक है, अब देखो एडिटोरियल जो है ना, वो बेसिकली पाकिस्तान का इसमें जोड़ना जो है ना इंडिया के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि देखो एससीओ का जो मेन एक पर्सपेक्टिव था ना कि पीस और टेररिज्म इन सबसे मतलब स्टेबिलिटी रखनी है इन कंट्रीज के बीच में। बट पाकिस्तान तो इटसेल्फ इज ए मेन रूट ऑफ कॉजिंग टेररिज्म एंड एवरीथिंग इन द एशिया रीजन, तो उसको इसमें डालने से इतना सही नहीं था। लेकिन देन चाइना का क्योंकि क्लोज था तो चाइना ने इसको डलवाया। अब ईरान को इसमें डाला गया है तो भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि छाबार पोर्ट की रिलेवेंस हमारे लिए कितनी है। इफ़ यू नो छाबार पोर्ट, मैंने आपको बताया है जब भी हम ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में पढ़ते हैं कि वाई ईरान इज सो इम्पॉर्टेंट टू अस, और अभी यूएस के वजह से हम ईरान पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि छाबार पोर्ट भारत के लिए बहुत ज़रूरी है ट्रेड करने के लिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब एससीओ की एक बॉडी है जिसका नाम है क्या? रैट्स, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो ताशकेंट में है। ठीक, ये मैंने क्यों पूछा है, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले क्लैट में आया हुआ है कि रैट्स जो है इनमें से किसका पार्ट है, यूएन का, WHO का, एससीओ का, ब्रिक्स का। तो इट्स पार्ट ऑफ एससीओ जो टेररिज्म को डील करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, अभी जो मोदी जी ने जो होस्ट करी है एससीओ की मीट, वो हेड ऑफ द काउंसिल वाली मीट इसकी जो है वो होस्ट करी है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, बढ़ जाते हैं। एससीओ के मेंबर मैंने आपके सामने बता ही दिए हैं वैसे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड 9th कंट्री इज ईरान। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए एशिया की पिलर ऑफ
एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी जी ने बोला है। ये न्यूज़ तो ठीक है, हमारे काम का यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो एशियान ग्रुप क्या है। मेरा क्विज में आप लोगों का क्वेश्चन है क्या इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशियान कंट्रीज, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और एशियान कंट्रीज कौन से हैं, अभी ये जो मीट हुई थी क्या थी, ये सब थोड़ा बहुत समझने वाला है हम लोगों के लिए। तो एशियान की पिलर ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी जी ने बोला है। क्या है मामला, ईशान की फुल फॉर्म क्या है? ईशान की देखो गाइस फुल फॉर्म जो है ना, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इन अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट्स क्या, एशियान, विच वॉज एस्टेब्लिश टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी एंड राइजिंग टेंशंस इन एशिया पैसिफिक कंट्रीज, जहाँ पे ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनी रहे थे। इनका मोटो क्या है, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। एशियान का सेक्रेटरीट कहाँ है, इंडोनेशिया जकार्ता बोल रहा हूँ, है ना। तो अभी हमने क्या देखा, एशियान की फुल फॉर्म देखी, एशियान का मोटो क्या है, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। एशियान का सेक्रेटरीट कहाँ है, इंडोनेशिया जकार्ता। अब एशियान कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कौन सा है, म्यांमार, ठीक है। सबसे पहले हो गई कौन सी, म्यांमार। दूसरे नंबर पे आपकी लाओस, दूसरे पे हो गई लाओस, ठीक है। तीसरे पे हो गई आपकी हो गई मलेशिया, ठीक। फिर थाईलैंड, देन कैम्बोडिया, ठीक। फिर सिंगापुर, ठीक। फिर इंडोनेशिया। इसके अलावा फिर आपकी मलेशिया मैंने बता ही दिया है, ब्रूनेई हो गई एक, बहुत ही गरीब कंट्री है विश्व की, वियतनाम और फिलीपींस, ठीक है। तो ये आपकी जो कंट्रीज हैं, दीज आर एशियान कंट्रीज। काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि एशियान कंट्रीज का नाम आप याद करने की ट्रिक भी है, मैं कल उसकी पीपीटी में इंक्लूड कर दूंगा, तो वो ट्रिक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो एशियान कंट्रीज लर्न कैसे करते हैं ये आपको एक ट्रिक आइडिया लग जाएगा। तो जस्ट इन केस एमसीक्यू में ऐसा कुछ आ जाए जहां पे आपसे पूछ लें कि एशियान कंट्रीज कौन सी है या इनमें से कौन सी एशियान का पार्ट नहीं है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो थोड़ा सा एशियान की इतिहास समझने की कोशिश करते हैं। तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1967। कब हुआ था, 1967 में एशियान डिक्लेरेशन साइन हो गया था, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। फाउंडिंग फादर्स कौन थे एशियान के, तो वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। 5 कंट्रीज हैं, ठीक है। फाउंडिंग पार्टनर सिर्फ आपके 5 कंट्रीज हैं, जो कि थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक। चेयरमैनशिप ऑफ एशियान जो है ना, वो रोटेट होती है एनुअली बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ मेंबर स्टेट। तो 2-3 चीजें हैं एशियान के बारे में हमने समझा। पहले तो टोटल मेंबर्स कितने हैं, फाउंडिंग फादर्स कितने हैं, कब बना था 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन में। जो प्रेसिडेंसी है वो कैसे रोटेट होती है, एनुअली होती है बाय द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ ABCD जो हमारी है, ठीक है। इसके बाद इंडिया का एशियान से क्या रिलेशन है, तो देखो इंडिया को मैं आपको पहले ना ये समझाने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो भारत ना पहले बहुत ज़्यादा US और USSR इन सब पे ही फोकस करता था, बट विथ टाइम इंडिया को रियलाइज हो गया कि हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी देश है ना, अगर हमने इन पे ध्यान नहीं दिया तो हम विश्व में कभी ग्लोबल पावर अवर तो नहीं बन पाएंगे, वो भूल जाओ। क्योंकि देखो चाइना जो है ना, वो इन एशियन कंट्री से बहुत इनके सामने जो है लॉलीपॉप्स फेंकता है, पैसे, फ्री एड, लोन देना, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करना। तो इंडिया भी फिर कुछ समय, मतलब आई थिंक इट इज अराउंड 2000 के आसपास से बोल सकते हैं, या 1990s के थोड़ा बाद से बोल सकते हैं, इंडिया ने भी ना फिर एशियन कंट्रीज पे ध्यान देने का बहुत कोशिश किया। और ये कारण यही था कि अपने अड़ोस पड़ोस देशों से तो पहले अच्छे संबंध बन जाएं, तब बाहर को हम टैकल करेंगे, तो वो वाली चीज थी।
आप देखो जो ये नाम आप जितने भी देख रहे हो एशियन कंट्रीज के, सब भारत के पड़ोसी तो हैं, मतलब आस ही पास तो हैं हमारे सारे ही, कोई ऐसा नहीं कि बहुत दूर है। तो कहने की चीज ये कि मतलब इन पे नजर रखना, इनसे रिलेशन मेंटेन करना, इट वाज द नीड ऑफ द आवर। तो ईशान और भारत के 25 ईयर सेलिब्रेट हुए थे। आई थिंक अभी तो ज्यादा हो चुके हैं, ये थोड़ा सा पुराना आर्टिकल यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए 25 आ रहा है। ये देखो 2018 की बात है, तो ये गलत है। आई थिंक 19, 20, 21, 23, 4, 5, 30 ईयर्स हो चुके होंगे, ठीक है। भारत जो है ना पहली बार एशियान का सेक्टोरियल डायलॉग बना था, पार्टनर बना था 1994 में। उसके बाद धीरे धीरे भारत की एस्टेब्लिशमेंट वहां पे बढ़ती गई। 1995 में फिर वो प्रॉपर डायलॉग पार्टनर बन गया था। इस तरीके की चीजें होने लगी थी, ठीक है। अब एक और यहाँ पे टर्म यूज होती है, जैसे आप अगर ये न्यूज खोलोगे, मैं खोल देता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस इज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सेट प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन वेंसडे as he left for Indonesia to attend 20th Asian Indian Summit and 18th East Asia Summit। तो एशियान तो समझ में आ गया, पर ये क्या है ईस्ट एशिया समिट? सर ये क्या है, आपने ये तो बताया ही नहीं। तो इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ईस्ट एशिया समिट कुछ नहीं है, ये एशियन कंट्रीज प्लस, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, एशियन कंट्रीज प्लस, ठीक है। वो प्लस कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। लेट मी रिपीट इट, वो प्लस कंट्रीज कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। टोटल जो है ये 18 मेंबर्स बन जाते हैं। इनको बोला जाता है आपका EAS, ठीक है, ईस्ट एशिया समिट। तो मतलब जब एशियान की समिट होती है उसी समय EAS की भी समिट हो जाती है। तो ये वाली चीज थी, ठीक है। ये अब काम क्या है इनका? तो वही है भाई, कैसे सारी कंट्रीज को साथ लेके आगे बढ़ा जाए, डेवलपमेंट किया जाए, इकोनॉमी बढ़ा जाए, यही सब बातें होती हैं यार इन सभी जितनी भी ये समिट्स होती हैं। पहली समिट इसकी कब हुई थी? EAS की कुआलालंपुर मलेशिया में 14 दिसंबर 2005 को, ठीक है। क्लियर हो गया, सारी चीजें समझ में आ गई, आई होप आ गई होंगी। इसके बाद देखो एक एडिटोरियल आया था, पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स, इट्स न्यू पाथवे। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बताया है काफ़ी सारे पहले ग्रुप्स के बारे में, फिर बोला है कि ब्रिक्स देखो जो है बनाया गया था जिस पर्पज़ से, अब वो ठंडे बस्ते में चला गया है। क्यों? क्योंकि रशिया जो है अभी प्रॉब्लम्स का पूरा मामला फेस कर रहा है। वैसे रशिया से पहले भी ना, कोविड के दौरान या उससे पहले, ब्रिक्स ना मतलब इतना इंपॉर्टेंट लेवल पर उठ नहीं पा रहा था, ठीक है। ब्रिक्स क्या है पहले वो समझते हैं, फिर हम आते हैं आर्टिकल के ऊपर। तो वर्ल्ड की लीडिंग एमर्जिंग इकोनॉमीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनके नाम के ऊपर ब्रिक्स का नाम रखा गया था और ये 5 कंट्रीज मिलके ब्रिक्स बनाती हैं। 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ'नील, तो इनके द्वारा ब्रिक टर्म कॉइन किया गया था, नॉट ब्रिक्स, ओनली ब्रिक, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना होते थे। 2006 में इसको फॉर्मलाइज कर दिया गया था, ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स की पहली मीटिंग हुई थी, उसके बाद यहाँ पे ये टर्म जो है फॉर्मलाइज हो गया था ऑफिशियल तरीके से। 2010 में साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया था ब्रिक में ज्वाइन करने के लिए, तो ये ब्रिक जो है ना, ये ब्रिक प्लस S हो गया, तो ये क्या बन गया? ब्रिक्स, जिसमें साउथ अफ्रीका भी आपका ऐड हो गया। इसके बाद देखो जो चेयरमैनशिप है ब्रिक्स कंट्रीज की, वो रोटेट होती रहती है इस तरीके से, अल्टरनेट बाय द नेम। 2021 में इंडिया था, 2022 में चाइना था, 2023 में साउथ अफ्रीका के पास होगी, और यही था ब्रिक्स के बारे में, ठीक है। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो किसके थ्रू बना था? तो ब्रिक्स के समिट के थ्रू ही ये बना है, ब्रिक्स के अंडर में ही चलता है। तो फोर्ट लीजिया ब्राजील में 2014 की जो समिट हुई थी, वहाँ पे काफ़ी सारे लीडर्स ने एग्रीमेंट साइन किया था इन कंट्रीज़ के, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट आया था जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। आप बैंक के नाम से समझ सकते हो कि भाई बैंक है और इन कंट्रीज़ को ये लोन देता है और भी कंट्रीज़ को लोन देता है फॉर द पर्पज़ ऑफ डेवलपमेंट एंड अदर थिंग्स, ठीक है। अब थोड़ा सा कंटेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो कंटेक्स्ट पे यही कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट ब्रिक्स समिट होने वाली है वो साउथ अफ्रीका में अगस्त 23-24 के बीच में होगी। तो ये बेसिकली कहने का मतलब इस आर्टिकल में ना राइटर का है, वो ये कहना है कि देखो अभी ना 19 कंट्रीज़ के आसपास ब्रिक्स में जुड़ना चाहती हैं। इनके नाम हमारे काम के नहीं है, चाहो तो पढ़ लेना, ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा। बट 19 कंट्रीज जुड़ के करेंगी क्या? क्योंकि ब्रिक्स ना ये इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? देखो ये भी इस बात समझो कि इंडिया जो है ना, इंडिया और चाइना की अब बन नहीं रही है, और आप ब्रिक्स के अंदर हो, ठीक है।
तो अब चाइना और इंडिया की जब इतनी नहीं बन रही है तो इंडिया नहीं चाहेगा ना कि ब्रिक्स को इतना लेवल पे उठाया जाए आगे। इंडिया बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स में ज़्यादा आगे बढ़ के आ रहा है जहाँ पे चाइना नहीं है या फिर जहाँ पे चाइना का इतना वर्चस्व ना हो। ब्रिक्स में चाइना, क्योंकि आप देख सकते हो जो सबसे बड़ी इकोनॉमी कंट्रीज हैं वो रशिया और चाइना है, तो कहने का मतलब ये हो जाता है। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि भैया ये 20 कंट्री ऐड तो होना चाह रही है, लेकिन मतलब क्या है जब यहाँ पे ये चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। तो यही कहा जा रहा है कि रिवाइव करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ब्रिक्स को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।